लास्ट क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे, आज हम उसको रिकॉल कराएंगे। ठीक है, तो आप चूंकि लास्ट क्लास में मिसिंग थे, इसका वीडियो भी बन रहा है, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आप पूरे क्लास को बढ़िया से सुनेंगे, समझेंगे। हमने जो पिछले क्लास में पढ़ाया उसको आज फिर नए ढंग से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा? ओके, सब लोग को टास्क दिया हुआ है बाबू। चलिए अब इनको हम म्यूट कर देते हैं। हाँ, सब लोग को हमने एक टास्क दिया हुआ है ना? उसी टास्क के सिलसिले में एक बार हम करेंगे क्या, लास्ट क्लास का जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है उसको एक बार हम बढ़िया से रिकॉल करा देते हैं आपको, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर बच्चा? देखिए हम लोग बोर्ड पे देखिएगा, हम लोग का हेडिंग है आज का कंसेप्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस। कंसेप्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस। अकाउंटिंग का जो पिलर है, अकाउंटिंग का जो अल्फाबेट्स है, वो यही चार वर्ड है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। हमें आज के क्लास में इसके कंसेप्ट को बढ़िया से दिमाग में बिठा लेना है कि किसको एसेट बोलेंगे, किसको एक्सपेंस बोलेंगे, किसको लायबिलिटी बोलेंगे और किसको हम बोलेंगे इनकम। ठीक है, इसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, बोर्ड पे आपका बना हुआ है। इसको अच्छे से समझेंगे अभी हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग क्लास को आगे लेके चलेंगे। देखिए बाबू, हमने इस डायग्राम का शुरुआत किया है बिजनेस से। ठीक है, हमने इस डायग्राम का शुरुआत किया है बिजनेस से। हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो बिजनेस में होता है। अकाउंटिंग हम लोग कहां करते हैं? बिजनेस में करते हैं। इसीलिए हमने बिजनेस को सेंटर पे लेके चल रहे हैं बाबू, कि भाई बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए क्या चीज का अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस में? तो आंसर मिलता मनी का। अकाउंटिंग हम लोग करते हैं मनी का। मनी का अकाउंटिंग करते हैं जी। हमने बताया था भी अकाउंटिंग क्या है, तो जनरल मीनिंग क्या था? एक स्पेशल पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ मनी। एक स्पेशल पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ मनी। मनी को एक खास तरह से काउंट करने का ही सब्जेक्ट को हम अकाउंटिंग कहते हैं जी। चलिए बाबू, तो मनी को बिजनेस में कैसे काउंट करेंगे जी, कब कब काउंट करेंगे जी? तो उसका आंसर है मनी को बिजनेस में जब वो इन होगा तब काउंट करेंगे, और जब वो आउट होगा तब काउंट करेंगे। मनी को बिजनेस में कब कब काउंट करेंगे? तो जब वो इन होगा तब काउंट करेंगे, जब वो आउट होगा तब काउंट करेंगे। इन का मतलब होता है बाहर से, है ना, मार्केट से बिजनेस में पैसा आना कहलाता है इन। इनको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो ऑफ मनी। इनको बोलेंगे इनफ्लो ऑफ मनी, यानी कि अकाउंटिंग भाषा में उसको बोलेंगे हम लोग रिसिप्ट। उसको बोलेंगे हम लोग रिसिप्ट। उसी तरह से आउट को बोलेंगे आउटफ्लो ऑफ मनी, यानी जब बिजनेस से किसी कारणवश पैसा बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है। कहां से जी? बिजनेस के जो मनी बॉक्स है उससे पैसा निकल रहा है, या बिजनेस के जो बैंक अकाउंट है उससे आपका पैसा निकल करके बाहर जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आउट। आउट का मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी, और अकाउंटिंग टर्म में उसको बोलेंगे हम पेमेंट। तो बेसिकली अकाउंटिंग किस चीज का करेंगे हम लोग? मनी का, रिसिट और पेमेंट। रिसिट और पेमेंट। अब आइए, रिसिट जो होता है बिजनेस में, है ना, वो या तो रिसीव्ड हो चुका है या फिर रिसीवेबल। रिसीव्ड का मतलब हुआ वो पैसा जो आपके बिजनेस में आपने रिसीव कर लिया, आपके मनी बॉक्स में आ गया, आपके बैंक अकाउंट में आ गया, यानी ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। घटना घट चुकी है, पास्ट हो गया, हिस्ट्री बन गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिसीव्ड। यानी आपके पास पैसा कहीं से भी आएगा तो बिजनेस में उसको हम रिसीव्ड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और अभी पैसा हमको मिला नहीं है, मिलने वाला, फ्यूचर में मिलेगा जी, है ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे रिसीवेबल। मनी हैज नॉट रिसीव्ड टिल डेट बट गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर, उसको आज के दिन में क्या बोलेंगे? रिसीवेबल। और रिसीवेबल को हम लोग अलग अकाउंटिंग करेंगे, रिसीव्ड का हम लोग अलग अकाउंटिंग करेंगे। सिमिलरली जब पैसा हम पेड करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं जी, तो उसमें जब पैसा ऑलरेडी पेड हो गया, यानी पेमेंट हैज बीन डन, हम लोग कर चुके हैं पेमेंट, तो वो कहलाएगा पेड। और पेमेंट हैज नॉट बीन डन टिल डेट बट गोइंग टू पे इन फ्यूचर, फ्यूचर में हम किसी को पैसा देंगे तो आज के दिन में वो कहलाएगा पेएबल।
तो एक हो गया मेरा रिसीवेबल और एक हो गया मेरा पेबल और एक हो गया मेरा रिसीव्ड और एक हो गया मेरा पेड। रिसिट एंड पेमेंट दो काम है बिजनेस का मनी को लेकर के। रिसिट में दो फिर हम लोगों ने कैटेगराइजेशन की है, वो पैसा जो हमारे बिजनेस में आ चुका है, हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है, उसको बोलेंगे रिसीव्ड, और जो पैसा हमारे बिजनेस में आया नहीं है बट फ्यूचर में आएगा, हम उसको क्या बोलेंगे जी, रिसीवेबल। घुमा दिया। चले बाबू, पीयूष जी आप थे पीछे क्लास में? पीयूष जी पीयूष जी, हाँ पीयूष जी कहां चले गए? हाँ चलिए, सत्यम नारायण जी आपसे पूछते हैं। हाँ जी, आप थे पीछे क्लास में? चलिए, आप हमको आंसर दीजिए। जो हमने अभी डायग्राम आपको समझाया है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है? नो सर। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ठीक है, तो एसेट को हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन किए हैं डायग्राम में। एक है ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट और एक है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। तो रिसिप्ट बेसिस पे कब होगा? जब वो पैसा हमको मिलने वाला है। फ्यूचर में भी मिला नहीं है, बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू रिसीव। टुडे इज कॉल्ड एन एसेट। टुडे इज कॉल्ड एन एसेट। वो पैसा जो हमारे पास से चला गया, वो पैसा जो हमारे पास से चला गया, उसको हम फ्यूचर में रिसीव कर सकते हैं। रिफंड हो सकता है, रिकवरी हो सकता है, उसको भी बोलेंगे एसेट। यानी गया हुआ पैसा अगर फ्यूचर में हमको वापस मिल सकता है, रिकवरी हो सकता है, तो आज के डेट में हम उसको बोलेंगे एसेट। और अगर वो हमको रिकवरी नहीं हो सकता है तो बोलेंगे हम एक्सपेंस। क्लियर बच्चा? सकीना जी, आप चूंकि क्लास में नए हैं इसलिए हम आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे। जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है, और जहां नहीं समझ में आएगा हाथ उठाइएगा, है ना? हाथ उठाइएगा, हम आपको फिर वापस समझाएंगे। सर नेटवर्क इशू हो गया है, बारिश हो रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, बारिश तो हो रही है, इधर भी हो रही है। चलिए सत्यम जी, आप हमको अपने घर के 5 ऐसे सामान का नाम बताइए जो आप एसेट के कैटेगरी में रखना चाहते हैं। सत्यम जी। हाँ, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग टेली बाइक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बिल्डिंग, मोबाइल। ओके। देखिए सकीना जी, इनका कहना है वो सारे सामान जो हमने खरीदा है अपने घर में, पैसा तो हमने दे दिया उसका, और फ्यूचर में हमको उससे रिकवरी पॉसिबल है। रिकवरी का मतलब हुआ अगर हम बेचेंगे तो हमको उससे पैसा रिकवर हो जाएगा। तो वो पेमेंट जो हमने कर दिया है, एंड इन फ्यूचर पेमेंट हमको रिकवर हो सकता है, चाहे पार्शियली क्यों ना हो, बट देयर इज ए चांस ऑफ रिकवरी इन फ्यूचर। तो उसको आज के दिन में हम क्या बोलेंगे? आज के दिन में हम बोलेंगे उसको एसेट। आज के दिन में क्या बोलेंगे? एसेट। क्लियर बच्चा? डन। तो इन्होंने बताया कि फ्रिज, टीवी, है ना, आपका वॉशिंग मशीन, मोबाइल, बाइक, कार, ये सब क्या है? एसेट है, क्योंकि इसमें हमने जो भी पैसा लगाया है और वो बाद में जब हम सेकेंड हैंड बेचेंगे तो वो पैसा हमको रिकवर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे आज के दिन में एसेट। ठीक है बच्चा? चलिए आदित्य जी से हम पूछना चाहेंगे बाबू, 10 ऐसे एग्जाम्पल बताइए, या 5 पहले बताइए जो एक्सपेंस के कैटेगरी में रखे हैं आप। जी, आप एक्सपेंस के कैटेगरी में 5 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो आपने एक्सपेंस के कैटेगरी में रखा है। बोलिए। कपड़ा खरीदते हैं वो एक्सपेंस है। चलिए ठीक है, और बोलिए। और जो हम लोग जो एडिबल प्रोडक्ट खरीदते हैं, खाने का, पीने का जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, है ना, पिज्जा वगैरह, तो ये सब पैसा पे तो करते हैं, लेकिन इसका रिकवरी पॉसिबल नहीं होता है। सकीना जी ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाहते हैं।
अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं और फ्यूचर में वो रिकवरी हो सकता है, यानी उसका पैसा आपको वापस मिल सकता है, चाहे आप सेकेंड हैंड बेच करके पैसा वापस लीजिए, तो उसको आज के दिन में हम बोलेंगे एसेट, उसको बोलेंगे एसेट। लेकिन अगर हमको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा चला गया तो चला गया, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी, तो उसको आज के दिन में बोलेंगे एक्सपेंस। पिज्जा खा लिए, पैसा चला गया, शॉपिंग कर लिए, पैसा चला गया, ऑटो पे बैठ के चले गए जी, पैसा चला गया, रेलवे फेयर, पैसा चला गया, एयर फेयर, पैसा चला गया, पुचका खा लिए, पैसा चला गया, लेकिन वो सब पैसे वापस हमको नहीं मिलेंगे, इसीलिए आज के दिन में हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस, क्योंकि पेमेंट हैज बीन मेड बट देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सपेंस फॉर टुडे। आज के लिए वो एक्सपेंस हो गया क्योंकि उसका रिकवरी नहीं पॉसिबल है। और फ्रिज, कंप्यूटर, है ना, ये सारे के सारे क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, ये सब के सब एसेट है, क्योंकि आप जब पैसा पे करके खरीदते हो तो फ्यूचर में इसका रीसेल करने की संभावना होती है, जहां से पैसा आपका वापस मिल सकता। डन? ओके बच्चा, चलिए समृद्धि रंजन, समृद्धि रंजन, हाँ अपना अनम्यूट करिए समृद्धि। जी हाँ, आप हमको ये बताइए, इनकम के कैटेगरी में आप 5 कौन कौन से इनकम को रखना चाहेंगे? कौन कौन से आइटम है जो आप इनकम के कैटेगरी में रखना चाहेंगे? LIC क्या? LIC का प्रीमियम? ओके, थोड़ा इस पे थोड़ा हम करेक्शन कराएंगे आपको। हाँ बोलो। FD देखिए, हाँ जी, अन्या जी थोड़ा इस पे दोनों पॉइंट पे आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? थ्रो सम लाइट। अनन्या जी, जी इन्होंने एक FD का नाम लिया, इन्होंने एक FD का नाम लिया है और एक LIC का नाम लिया है, ये दोनों को इनकम के कैटेगरी में रख रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, कोई है बंदा जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? हाथ उठाइए, कॉन्ट्राडिक्ट, कि ये इनकम नहीं है, इन्होंने दोनों को इनकम में रखा है। हम चाहते हैं कोई बंदा जो इनका इनकम बोले कि नहीं है, हम उससे लॉजिक पूछेंगे। सर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है तो वो क्या है, इनकम होगा बाबू। गवर्नमेंट का सब्सिडी इनकम होगा, बिकॉज गवर्नमेंट आपसे वापस नहीं मिलेगा, जो पैसा आपको मिल गया सो मिल गया, देयर इज नो चांस ऑफ रिफंड, फ्यूचर में हम लोग वापस नहीं करेंगे इनकम। चलिए बाबू, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट आप कहां से देखें इसको, ये तो किताब की भाषा है। हाँ, हमने मना किया था कि किताब का कोई भी वर्ड आप पकड़िएगा हम पकड़ लेंगे, हमको अभी कोई किताब का भाषा नहीं चाहिए। कोई भी वर्ड मीनिंग आप किताब से छापोगे हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आप आसपास के जितने भी हैं वहां से अकाउंट्स को निकालिए, वहां से कॉमर्स को निकालिए। किताब से तो निकालना बिल्कुल आसान है, किताब तो हम भी खुलवाएंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, चलिए चलिए। और सुजल जी, आप हाथ उठाए हुए हैं, आपका कोई क्वेरी है, बताइए। सर मैं कह रहा था कि सर वो सर LIC प्रीमियम से वो इनकम कैसे हो गया सर? हाँ तो वही, हम लोग को हेल्थ के लिए सर उसका प्रीमियम देना पड़ता है सर। तो इनकम तो कहते हैं कि जिसका हम लोग को सर फ्यूचर में रिफंड नहीं देना पड़े सर, तो वो हम लोग का इनकम हुआ। हाँ LIC जो सर प्रीमियम है सर, हम लोग के हेल्थ के लिए सर हम लोग को उसके लिए पैसा देना पड़ता है, तो सर वो इनकम में तो नहीं हो पाया। तो वो तो एक्सपेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका कहना। देखिए, इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हैं हर महीने या हर साल या 6-6 महीने, जैसा आपका पॉलिसी है, तो उसके हिसाब से आपके लिए वो होगा एक्सपेंस। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड कंपनी के लिए होगा इनकम। ध्यान दीजिए बाबू,
आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम होगा एक्सपेंस, बिकॉज आप अपने पॉलिसी को जिंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए यू हैव टू पे एनुअली, हाफ ईयरली, वट एवर द पॉलिसी है ना, पॉलिसी क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आपको पे करना होगा. बट फॉर इंश्योरेंस कंपनी दैट विल बी डेफिनेटली एन इनकम, उसके लिए वो इनकम हो गया. तो यहां पे समृद्धि जी का जो आंसर था थोड़ा सा है ना कैटेगरिकली समझना होगा कि ये इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से इनकम था, आपके लिए वो एक्सपेंस हो गया. ठीक है, ओके बच्चा. लेकिन इंश्योरेंस हम लोग इसलिए कराते हैं कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ा है ना, या किन्हीं का डेथ हो गया, तो वो पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर होगा. तो फ्यूचर में जब वो पैसा रिकवर होगा, जब एक्सीडेंट वगैरह होगा, तब वो एसेट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा जी. अभी हम उसको चलाने के लिए जो पैसा पे कर रहे हैं वो एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड हो रहा है, यानी प्रीमियम का पैसा एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड होगा. बट जब पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगा 10 साल, 5 साल, 20 साल के बाद, या तो एक्सीडेंटल या फिर जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगा, तो पॉलिसी जितने का पॉलिसी हम कराए हैं वो सारा पैसा हमको मिल जाएगा जी. वैसे केस में हम क्या बोलेंगे उसको, एसेट. ठीक है. दूसरा ये क्या बोले थे, दूसरा वर्ड आपका क्या था, एफडी. हाँ, अब आइए, एफडी आपका इनकम नहीं होगा. एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो आपके लिए इनकम होगा. एफडी का फुल फॉर्म होता है बाबू फिक्स डिपॉजिट. बैंक में पैसा जमा करने के तरह तरह के अकाउंट है. सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, उसी तरह का रेकरिंग अकाउंट है, उसी तरह का एक अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि एक लमसम अमाउंट आप फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप बैंक को दे देते हैं, और वो बैंक उस पैसे का यूज करते हैं और आपको एक सर्टेन फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट पे करता है, जो कि सेविंग और करेंट अकाउंट से बहुत ज्यादा होता है. तो जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको जमा किए गए पैसे पे, वो आपका कहलाएगा इनकम, वो कहलाएगा आपका इनकम जी. लेकिन एफडी जो होगा, फिक्स डिपॉजिट, वो एक तरह का एसेट है, क्योंकि जो पैसा आपने बैंक को आज जमा किया है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो पैसा 3 साल के बाद आपको वापस मिल जाएगा. और हर महीने या हर साल या हर 6 महीने पे जैसा पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको रेगुलरली इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा. तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कहलाएगा हमारा इनकम, वो कहलाएगा हमारा इनकम. लेकिन जो पैसा आपने एफडी में लगाया है वो कहलाएगा आपका एसेट. ठीक है बच्चा. तो हाँ हाँ जी, क्लियर हो गया बाबू समृद्धि? हाँ चलिए, बिल्कुल कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हैं है ना, अभी तो सीख रहे हैं ना. कुछ भी आप लाइएगा तब हम डिस्कशन करेंगे आपको, है ना. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए इनकम, और बैंक के लिए क्या हो जाएगा, जब बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस. ध्यान रखिए बाबू, बैंक के लिए क्या होगा, एक्सपेंस, बिकॉज वो आपके जमा किए गए पैसे पे फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करेगा, इसीलिए वो कहलाएगा हमारा एक्सपेंस. डन, कोई दिक्कत? चलिए, और आपका 2 ही अभी एग्जाम्पल आया बाबू, और बताइए तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 और इनकम का नाम बताइए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. रेंट में देखिए कोई भी वर्ड हो, ध्यान दीजिएगा, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, अगर उसमें वर्ड लगा दिए रिसीव्ड तो बन जाएगा इनकम, और वर्ड लगा दिए पेड तो बन जाएगा एक्सपेंस. ध्यान रखिएगा बाबू. रेंट पेड, रेंट अगर आप दे रहे हो, रेंट पेड का मतलब रेंट दे रहे हो, तो वो आपके लिए बन जाएगा एक्सपेंस. रेंट रिसीव्ड मतलब आपको मिल रहा है, तो वो आपके लिए बन जाएगा इनकम. सैलरी पेड आपके लिए हो जाएगा एक्सपेंस. सैलरी रिसीव्ड आपके लिए हो जाएगा इनकम. कमीशन पेड आपके लिए हो जाएगा एक्सपेंस. कमीशन रिसीव्ड आपके लिए हो जाएगा इनकम. इंटरेस्ट पेड आपके लिए होगा एक्सपेंस. इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए हो जाएगा इनकम. ठीक है बच्चा. तो पेड और रिसीव वर्ड से हमारा एक्सपेंस और इनकम बनता है. पीयूष कुमार जी हाथ उठाए हुए हैं, चलिए बाबू. सर मैं भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जी दीजिए. बिल्कुल. आप लोन पे
लोन पे कोई कार ले लिए, ठीक है। तो सर वो आपका लाइबिलिटी हो गया सर। और फिर अगर उस कार में आप पेट्रोल डलवाते हैं तो एक्सपेंस हो गया सर जी, और अगर उसी गाड़ी को आप बेच देते हैं फ्यूचर में तो वो एसेट हो गया। ठीक है। और सर अगर उसी गाड़ी को आप किसी को रिजर्वेशन पे देते हैं सर तो वो आपका इनकम हो जाएगा जिससे। हाँ, रिजर्वेशन है, रेंट पे देते हैं, जैसे होता है ना, आप लगा दिया 2 दिन के लिए बाराती में, बाराती वाला को दे दिए। देखते हैं ना, बाराती उराती में 10-10 20-20 वो गाड़ी लाया जाता था, सब उसका अपना गाड़ी थोड़ी ना होता है, भाड़ा पे लगा दिया, साटा पे लगा दिया, है ना, तो वो कहलाएगा आपका इनकम। बिल्कुल सही है पीयूष कुमार जी, अच्छे समझ रहे हैं इसको, ठीक है। और ड्राइवर का जो आप सैलरी दीजिएगा वो क्या होगा आपके लिए? सर अगर आप ही चला के लेके तो ड्राइवर क्या जो होता है? तो हम ही यही सब काम करेंगे। हाँ, हम कार रखेंगे तो हम तो ड्राइवर रखेंगे ना, कार रखेंगे तो ड्राइवर रखेंगे, तो वो कहलाएगा आपका एक्सपेंस, ठीक है। और आप ही चला के ले जाइएगा तो बिल्कुल वो आपके लिए कोई एक्सपेंस नहीं होगा। डन, क्लियर है? चलिए, तो ये आपका इनकम हो गया। ओके बच्चा। अनन्या जी, आप कुछ इनकम में और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी। Sir, income, sir, like providing professional services, Like what kind of services? sir, like teaching Okay. and banking, insurance, these all services, उससे भी income आ सकता है। Consultancy services. Sir, yes sir. Okay. Sir, and flats and buildings sell करने पर, नहीं, प्लांट एंड बिल्डिंग अगर हम सेल करेंगे, देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पे समझना होगा, हमने आपको पहले कभी जिक्र किया होगा कि गुड्स जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग गुड्स और एक होता है नॉन ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स जिसमें आप डील करते हो, जो आपका बिजनेस है, उसी सामान को आप खरीदते हो जी और बाद में बेच देते हो, तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा, वो आपके लिए इनकम हो जाएगा, वो रेवेन्यू होगा। इनकम और रेवेन्यू एक ही होता है बाबू, है ना। लेकिन अगर कोई नॉन ट्रेडिंग गुड्स को अगर हम खरीदे हैं तो वो मेरा एसेट होगा बाबू, वो मेरा इनकम नहीं होगा, वो मेरा एक्सपेंस नहीं होगा, वो मेरा एसेट होगा। जैसे yes sir. जैसे तो जो बेचे हैं उनके लिए इनकम हुआ। हाँ, नहीं, जो बेचे हैं वो एसेट का सेल हुआ। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, अच्छे समझिएगा, आपके पापा जी बिल्डर हैं, ठीक है, उनका काम है बिल्डिंग बना बना के बेचना, तो वो कहलाएगा उनके लिए ट्रेडिंग गुड्स। तो जब आपके पापा फ्लैट बेचेंगे, जब आपके पापा बिल्डिंग बेचेंगे, तो वो उनके लिए इनकम हो जाएगा, उनके लिए इनकम हो जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं का बिजनेस है, वो उनका ट्रेडिंग गुड्स है, उसी में वो डील करते हैं। लेकिन अगर हम आपके पापा से अगर हम कोई फ्लैट खरीदे हैं तो मेरे लिए वो हो जाएगा नॉन ट्रेडिंग गुड्स, क्योंकि हम फ्लैट बना बना के बेचने का काम नहीं करते हैं, हम बिल्डिंग बेचने का काम नहीं करते हैं, हम उसको या तो अपने ऑफिस के लिए लेंगे या अपने घर में रहने के लिए लेंगे, फैमिली के लिए, तो वो मेरे लिए कहलाएगा एसेट। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपके पापा चूंकि बिल्डर हैं इसीलिए वो ट्रेडिंग गुड्स कहलाया, और हम टीचर हैं इसीलिए बिल्डिंग हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग गुड्स कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो जब हम अपना मकान बेचेंगे तो हम अपने एसेट को बेच रहे हैं, वो मेरा इनकम नहीं होगा, वो रिकवरी होगा हमारे एसेट का, यानी सेल वैल्यू होगा। हम अपने एसेट को अपने में से कम करके और उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास कोई फ्लैट है 1 करोड़ रुपया का, हम उसको बेच दिए तो 1 करोड़ रुपया हमारे पास पैसा आ गया, साथ में हमारा फ्लैट हमारे पास से चला गया जी। तो ये 1 करोड़ रुपया इनकम नहीं होगा। इनकम कब होगा? जब हम उस फ्लैट को 50 लाख में खरीदे थे और हम उसको 70 लाख में बेच रहे हैं, या 50 लाख में खरीदे थे 1 करोड़ में बेच रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस हमारा कहलाएगा इनकम, दोनों का डिफरेंस हमारा इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हम एग्जांपल लिए आपको बिल्डिंग वाला में, इसका क्या है कि दाम हमेशा बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा सामान ले लीजिए, जैसे कार है ना, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, तो इसको आप खरीदिएगा 20 लाख में और धीरे धीरे इसके दाम में कमी आएगी, ये बढ़ेगा नहीं।
हाँ जी, तो हम बता रहे थे आपको। जी अनन्या जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपका क्वेश्चन का आंसर हम कर देते कंप्लीट। हाँ, तो आपको पहले गुड्स के बारे में जानना होगा कि वो ट्रेडिंग गुड्स है या नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। ट्रेडिंग गुड्स रहेगा तभी वो इनकम होगा, अदरवाइज वो आपका एसेट होगा। कार के केस में क्या होता है, बस के केस में क्या होता है कि आप खरीदोगे 10 लाख में, आप खरीदोगे 15 लाख में, आप खरीदोगे 20 लाख में, और 1 साल 2 साल के बाद उसका दाम बढ़ता नहीं है, उसका दाम घटता है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ वियर एंड टीयर हो गया, टूट फूट हो गया जी, टेक्नोलॉजी पुराना हो गया। जैसे मोबाइल खरीदते हैं हम लोग, नया मोबाइल खरीदे 20,000 का, कुछ दिनों के बाद उसके मोबाइल में स्क्रैचेज आ गए हैं, या उसमें अब आपका 3G काम नहीं कर रहा, 4G चाहिए, टेक्नोलॉजी नया आ गया, तो उसके दाम में कमी आ जाते हैं। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन हो रहा। खुशी भारद्वाज का हाथ उठ रहा बाबू। हाँ, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी आप बताएं कि मेरे पास कोई फ्लैट हो जी, अगर उसे हमने बेच दिया तो वो हमारे लिए एसेट होगा। जी जी जी। लेकिन अगर उस फ्लैट को हम लोग रेंट पे रख देंगे तो उससे तो हम लोग का फिर जो पैसा मिलेगा वो इनकम हो जाएगा। हाँ, इनकम होगा, वो रेंट रिसीव्ड हो जाएगा, बिल्कुल इनकम होगा। और अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो रेंट पेड होगा आपके लिए, वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। वही हम बता रहे थे कि कोई भी वर्ड पे पेड लगाएंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, और उस पे कोई भी रिसीव्ड लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा इनकम। ठीक है, जैसे आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा पेड कर रहा होगा, तो अगले के लिए वो एक्सपेंस है और आपके लिए वो इनकम है। क्लियर है बाबू, समझ में आ रही है? अच्छा, हाँ, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि इनकम और प्रॉफिट में क्या अंतर है। देखिए, मेन जो अल्फाबेट से वो प्रॉफिट नहीं है, मेन अल्फाबेट से इनकम, मेन अल्फाबेट से इनकम। ध्यान रखिएगा, हम बार बार आपको अल्फाबेट्स की ओर इसलिए ध्यान लगाते हैं क्योंकि देखिए, अगर आप अंग्रेजी का ABCD आपको आता है 26 लेटर, तो उससे जोड़ जोड़ के आप वर्ड बना सकते हैं, वर्ड से आप सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैराग्राफ से पूरा पेज भर सकते हैं, पूरा पेज से आप कहानी लिख सकते हैं, कहानी से किताब, और किताब से उपन्यास, और उपन्यास से लाइब्रेरी बन जाएगा। पूरे लाइब्रेरी में जितने भी उपन्यास, जितने भी किताबें, सबको पलट के देखिएगा तो सब में वही ABCD लिखा हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अलग अलग है जी, वर्डिंग बना बना करके। तो सिमिलरली अगर हम पूरे अकाउंट्स में ये 4 पॉइंट जो है हमारा एसेट लायबिलिटी है ना, एसेट लायबिलिटी, ठीक है, इनकम और एक्सपेंस, ये 4 पॉइंट को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारा बाकी का सारा पॉइंट इसी से रिलेटेड होगा। जैसे हमने बताया था प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट एक नया वर्ड बना, कैसे बना? तो इनकम में एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो बन गया प्रॉफिट। अब मान लीजिए आपने कोई इनकम कमाया, जैसे आप रेंट कमा रहे हैं, ठीक है बच्चा, रेंट आपके लिए इनकम हो गया, ठीक है। अगर आप 15,000 रुपया आपको इनकम मिल रहा लेकिन उस पर कोई भी खर्चा नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा 15,000 आपका प्रॉफिट हो गया, पूरा का पूरा 15,000 आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप कोई खर्चा करते हैं, जैसे बिजली का बिल आप जमा करते हैं, कोई रिपेयर हो जाता होगा मकान में तो उसको आप ही करवाते होंगे जी, तो अगर मान लीजिए 1,000 रुपया 2,000 रुपया आपका महीने का खर्चा हो गया, तो 15,000 में 2,000 घटा देंगे, 13,000 रुपया आपका कहलाएगा प्रॉफिट, 13,000 रुपया आपका कहलाएगा प्रॉफिट, जबकि 15,000 कहलाएगा आपका इनकम। और एक क्वेश्चन आ रहा है सुजल जी का, सुजल सिंघानिया का, कि सर गेन क्या होता? चलिए बाबू, एक नया वर्ड आज सीखेंगे हम लोग। इनकम घराना है, उसी से रिलेटेड वर्ड निकला प्रॉफिट। अब देखिए गेन क्या है उसको समझिएगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने। सपोज करिए आप लोग सब जो हैं आज से 5 साल के बाद ग्रेजुएट हो गए, है ना, ग्रेजुएट हो गए जी, टोपी उछलाए, ठीक है। अब ग्रेजुएट होने के बाद आप अपने पापा से डिमांड किए कि ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारा आइडिया है, हम बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे जी, हमको आप 20 लाख रुपया दो, हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। पापा आपसे कन्विंस हो गए, 20 लाख रुपया आपको फंड दिए, आपने उस 20 लाख में से 10 लाख रुपया एक शॉप खोला जी, एक मोबाइल का शॉप खोल लिया आपने 10 लाख रुपया का, और 10 लाख रुपया का एक आप प्रॉपर्टी खरीद के पैसा उसमें लगा दिए।
कहां खरीदी है प्रॉपर्टी जी? तो दानापुर साइड में जाकर के आपने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया इंटीरियर इलाके में, ठीक है, अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिए 10 लाख रुपए का, और उसमें बाउंड्री उंड्री करके छोड़ दिए, और आपके पास जो 10 लाख रुपया था उससे दुकान खोले, मोबाइल का दुकान खोले, तो डेली बेसिस पे आप दुकान पे आके बैठने लगे, कस्टमर को डील करने लगे, फिर मोबाइल का स्टॉक खत्म हुआ, फिर ऑर्डर दिए, फिर खत्म हुआ, फिर ऑर्डर दिए, कोई कस्टमर आपका टेढ़ा निकल गया, उससे झगड़ा भी किए, अपने स्टाफ को भी मैनेज किए, शटर भी उठाए, रेंट भी दिए, है ना जी, चाय पानी नाश्ता भी कराया अपने कस्टमर को, पूरे महीने भर, पूरे साल भर आप काम किए, तब पता चला कि आपका 10 लाख रुपया जो है एक साल में 12 लाख रुपया बन गया। एक साल में 12 लाख रुपया बन गया। कौन से 10 लाख रुपया? तो जिससे आपने मोबाइल का दुकान खोला था वो आपका बन गया 10 का 12 लाख। अब आप पता किए कि चलो भाई देखते हैं जरा, हमने एक जमीन भी खरीदा था 10 लाख का, जरा देखते हैं तो उसका क्या हाल समाचार है। तो पता चला कि वो जमीन जो है वो 13 लाख का हो गया उसका मार्केट वैल्यू। आपने उसको खरीदा था 12 लाख में, आज उसका मार्केट वैल्यू 13 लाख रुपया, 10 लाख में खरीदा था, आज उसका दाम 13 लाख रुपया हो गया। तो उधर से भी आपको 3 लाख रुपया इंक्रीज हो रहा, और आपके बिजनेस में भी जो आपने कैपिटल लगाया था 10 लाख रुपया वो हो गया 12 लाख रुपया, तो इधर से भी 2 लाख रुपया इंक्रीज हो रहा जी। लेकिन ये 2 लाख रुपया में आपको रेगुलरली बिजनेस में जाना पड़ा, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करना पड़ा, अपने कस्टमर को डील करना पड़ा, अपने एम्प्लॉय के साथ आपको माथापच्ची करना पड़ा, रिस्क लेना पड़ा जी, मेहनत करना पड़ा। और वो जो 3 लाख रुपया आपका जमीन वाला बढ़ा है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, केवल आपने खरीद के बाउंड्री मार के छोड़ दिया, अपने आप उसका दाम मार्केट वैल्यू बढ़ गया जी। कैसे बढ़ा जी? तो सराउंडिंग में मार्केट डेवलप हुआ, एरिया डेवलप हुआ, जिसके कारण से आपका जमीन का दाम बढ़ गया जी। तो जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है किसी एसेट का, मतलब किसी एसेट का रखे रखे दाम बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है जी, तो उसको हम लोग बोलेंगे गेन, उसको बोलेंगे गेन। सुजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें आपने कोई एक्टिविटी नहीं किया, केवल आपने खरीद करके छोड़ दिया और मार्केट के हिसाब से धीरे धीरे उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। एप्रिसिएशन का मतलब दाम बढ़ गया जी। बिजनेस में आपने 2 लाख रुपया जो बढ़ाया उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ा, आपको डेली बेसिस पे जाकर दुकान खोलना पड़ा, कस्टमर के साथ डील करना पड़ा, सामान कम हो गया तो फिर लाना पड़ा, गोडाउन रखना पड़ा जी, तब जाके 10 का 12 हुआ। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रॉफिट, इसको बोलेंगे प्रॉफिट, क्योंकि आपने रेगुलरली उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते रहे, तब जाके आपका 2 लाख रुपया बढ़ा। ये कहलाएगा आपका प्रॉफिट और वो कहलाएगा आपका गेन। हेलो, देखिए एक सूर्य क्रिस्टल करके बिल्डिंग होगा, उसमें आ जाइए 3rd फ्लोर पे। हाँ बगल में देख रहे होंगे उसके लेफ्ट, हाँ हाँ 3rd फ्लोर पे आइए लिफ्ट से। हाँ हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर मिल गया जी। सुजल जी, बाकी लोग भी सीख गए जी किस तरह से ये हमारा है ना गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया। प्रॉफिट हमेशा इनकम और उस इनकम को अर्न करने के लिए जितने एक्सपेंसेज हुआ उसको माइनस करेंगे तब प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन गेन क्या होता है? तो गेन होता है एक तरह का कैपिटल एप्रिसिएशन। आप उसमें बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। हां, लेकिन देखिए बाबू, जो बिल्डर हैं उनका अगर बिल्डिंग का दाम बढ़ रहा है जी तो उनके लिए वो प्रॉफिट होगा, उनके लिए वो गेन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका काम है बाइंग एंड सेलिंग, उनका वही काम ही है, तो उनके लिए हो जाएगा आपका प्रॉफिट। लेकिन मेरे जैसे बिजनेस, जैसे हम मोबाइल का दुकान चलाते हैं और हमने एक जमीन खरीदा हुआ है तो उसमें बढ़ रहा दाम, तो उसको बोलेंगे हम लोग गेन। कोई शेयर खरीदे हुए हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदे हुए हैं जी, टाटा का, बिरला का, रिलायंस का, उसमें पैसा लगा दिए 1 लाख 2 लाख रुपया और शेयर का दाम बढ़ रहा है जी।
हम उसको देखने भी नहीं जाते, हम अपना बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और 1 साल के बाद पता चला कि 1 लाख का शेयर जो है मेरा 1.5 लाख का हो गया, उसको बोलेंगे गेन। उसको क्या बोलेंगे? गेन, क्योंकि वो मेरा डेली बेसिस पे हमारा उसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रहा, हमने एक बार पैसा लगा के छोड़ दिया। तो कैपिटल एप्रिसिएशन जहां भी होगा उसको बोलेंगे गेन, और बाइंग एंड सेलिंग के साथ अगर होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, प्रॉफिट और गेन में यही अंतर है। इनकम दोनों है, दोनों ही इनकम है, दोनों ही आमदनी है जी। जैसे आपका 10 लाख का 13 लाख हो गया तो 3 लाख वो भी इनकम है, और 10 लाख का 12 लाख हो गया तो ये भी आपका इनकम है, लेकिन इसमें प्रॉफिट होगा क्योंकि इसमें अपने मेहनत करके एक्सपेंसेस माइनस करके दिखाया है, और वहां पे आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है जी, वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे गेन। डन? सर जब जो डेब्टर्स होते हैं वो जब मनी रिटर्न करते हैं तो वो भी इनकम होगा ना? नहीं, डेटर आपका मनी रिटर्न करेगा तो वो इनकम नहीं होगा बाबू, वो डेटर आपका हो गया एक तरह का एसेट। डेटर आपका एसेट हो गया क्योंकि बाद में करने के बाद रिसीव करने के बाद तो वो डिक्रीज इन एसेट हुआ, इनकम नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, इनकम तब होगा जब कोई एसेट से ज्यादा दाम आपको मिल रहा है तो उसका डिफरेंस को इनकम बोलेंगे। हमने बताया ना कि 50 लाख का अगर कोई फ्लैट 50 लाख में ही बेच दीजिएगा तो उसमें कोई इनकम नहीं हुआ, लेकिन 50 लाख के फ्लैट को अगर आप 60 लाख में बेचेंगे तो 60 लाख इनकम नहीं होगा, इनकम उसका डिफरेंस होगा 10 लाख। समझिए, तो डेटर मेरा 5000 का है और हम उससे 5000 रुपया ले लिए, तो कहां इनकम हुआ? वो मेरा डिक्रीज के साथ जी, इंटरेस्ट के ओके, हाँ, तो वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन आपका इनकम हुआ, जितना आप इंटरेस्ट लोगे वो इनकम होगा। ध्यान रखिएगा, एसेट इन्वेस्टमेंट के साथ जो इंटरेस्ट होते हैं हाँ वो इनकम हो गए, बिल्कुल इनकम हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के साथ, वो इन्वेस्टमेंट तो उसी के लिए करते हैं कि हमको इंटरेस्ट मिले, ठीक है। या शेयर में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से डिविडेंड मिलता है, शेयर कंपनी से हमको डिविडेंड मिलता है जी, तो वो भी हमारा इनकम हो गया, ठीक है। हम मकान में लगा दिए पैसा, उसको किराए पे लगाएंगे तो वो भी हमारा इनकम हो गया जी। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, अगर उससे हमको कोई पैसा रेवेन्यू की तरह मिल रहा तो वो इनकम कहलाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, लायबिलिटी के बारे में कौन बोलेंगे? लायबिलिटी के बारे में खुशी शेखर जी और प्राची, 2 लोग हैं, हमको बताएंगे लायबिलिटी के बारे में। हाँ, खुशी शेखर, हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए प्राची, आप ही बोलिए लायबिलिटी। हाँ बोलो। प्राची जी, जी हाँ बोलिए। सर आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, बहुत अच्छा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, ड्यूज, अभी तक आपने पे नहीं किया बट फ्यूचर में आप पे करोगे, इसीलिए वो कहलाएगा आपके लिए लायबिलिटी। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कोई भी पेमेंट जिसको आपने अभी तक किया नहीं बट फ्यूचर में आप करोगे, आज के दिन में वो कहलाएगा आपका लायबिलिटी, ठीक है बच्चा। खुशी शेखर, आवाज आ रही है? और बताइए बाबू। बैंक से लोन ले लेंगे, लायबिलिटी, बैंक से लोन लेंगे लायबिलिटी, बिकॉज फ्यूचर में आपको पे करना होगा तो वो कहलाएगा आपका लायबिलिटी, क्योंकि आज तो पैसा आपने ले लिया, ठीक है, और फ्यूचर में आपको पे करना है तो वो कहलाएगा हमारा लायबिलिटी। क्रेडिटर, आपने उधार में कोई सामान खरीदा, बेच करके आप उसको पैसा वापस करिएगा, कहलाएगा आपके लिए लायबिलिटी। फ्रेंड से पैसा ले लिए, आपके लिए कहलाएगा लायबिलिटी, बिकॉज फ्रेंड से पैसा लेंगे तो फ्यूचर में हमको वापस करना होगा, कहलाएगा लायबिलिटी। चलिए और बोलिए।